नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है जेपी नड्डा का। मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2 दिन के दौरे में 11 बैठकें करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर मंत्री और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन के दौरे में 11 बैठकें करेंगे बीजेपी अध्यक्ष और इसके साथ ही जो मंत्री है उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है जेपी नड्डा का। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी, मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे जेपी नड्डा और इसके साथ ही 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को देंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। और जैसे ही जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे, कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया है। तो 2 दिवसीय दौरे पर और इस दौरान करीब कई सारे बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर 2 दिन के दौरे में 11 बैठकें करेंगे बीजेपी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है बीजेपी अध्यक्ष का। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे हैं। 2022 चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। 2022 के चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है उनके शेड्यूल को लेकर? सबसे पहले हाँ बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका 2 दिवसीय हरिद्वार में कार्यक्रम है और 2022 के जो आगामी विधानसभा के चुनाव प्रदेश में होने वाले हैं तो उसे लेकर ये महत्वपूर्ण उनका दौरा है, जिसको लेकर वो संगठन के साथ और सरकार के साथ और इसके साथ ही साधु संतों और पूर्व सैनिकों के साथ अलग अलग यहाँ पर बैठक करेंगे। हरिद्वार शांतिकुंज के पास एक होटल है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है और इस समय जौलीग्रांट पर जो नड्डा हैं वो पहुँच चुके हैं और वहीं से जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं वो मंत्रीगण, साथ में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल उत्तराखंड की, उनके स्वागत में वहाँ पर मौजूद है। वहाँ भी एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद पूरे रास्ते में छिद्दरवाला हो, बहानीवाला हो, नेपाली फार्म हो और रायवाला, वहाँ सब जगह उनका स्वागत किया जाएगा। उसके साथ जब हरिद्वार करीब 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम यहाँ पर था, लेकिन चूंकि सुबह से ही यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है पूरे प्रदेश में, जिसकी वजह से उनका कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है। तो माना जा रहा है कि करीब 1-1:30 बजे तक वो हरिद्वार पहुँचेंगे और हरिद्वार पहुँचने पर जब वो जहाँ पर कार्यक्रम जिस होटल में रखा गया है वहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो 11 विधानसभाओं के पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। और हरिद्वार के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयपाल चौहान और महामंत्री विकास तिवारी, उनके द्वारा उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर की गई है। 2 दिन से उनके आगमन को देखते हुए फ्लोर से बीजेपी संगठन यहाँ पर उनकी तैयारियों में रखा गया था और आज 4 बैठकें वो यहाँ पर लेंगे। जो सबसे पहली बैठक होगी वो जो बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं और पूरे प्रदेश के जिला संगठन जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी पहली बैठक होगी। उसके बाद प्रदेश में बीजेपी के विधायक और सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। उसके बाद तीसरी जो उनकी बैठक होनी है वो मंत्रिमंडल और जो समितियों के अध्यक्ष हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। चौथी बैठक एक शाम को होगी। रात्रि जो निवास होगा वो उसी होटल में आज रात की निवास करेंगे और कल का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। सबसे पहले सुबह के पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम रखा गया है रायवाला में, वहाँ पर वो जाएंगे। उसके बाद साधु संतों के साथ यहाँ पर अन्य सभी संगठनों के साथ अलग अलग बैठक की जाएगी। तो एक मंथन किया जाएगा कि 2022 के चुनाव में किस तरह से बीजेपी पार्टी को दोबारा जिता के बीजेपी की सरकार बननी है। तो इन सभी बारे में मंथन किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बहुत अहम बैठक आज ये 2022 के चुनाव को लेकर रहने वाली है। बिल्कुल धर्मेंद्र, 2022 चुनाव के मद्देनजर ये दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि जो विधायक है, मंत्री है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे जेपी नड्डा और अगर रिपोर्ट कार्ड में कोई कमी आती है, फीडबैक में कोई कमी आती है तो क्या वो कोई अहम फैसला ले सकते हैं उन मंत्रियों को लेकर?
हाँ, देखिए इस समय अहम फैसला लेने का तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि एक तरह से अब दिसंबर या जनवरी में यहाँ पर आचार संहिता लगने की संभावना है, तो समय कम है। और अभी बीच में 2 मुख्यमंत्रियों को चेंज यहाँ पर किया गया है, बीजेपी ने तीसरे मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। तो अब वर्तमान में सरकार का कार्यकाल कैसा चल रहा है और सरकार का और संगठन का आपस में कैसा तालमेल है, इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन की जाएगी। अलग अलग कोर कमेटी की बैठक करके भी सरकार के कार्यों का मंथन किया जाएगा। जो मंत्रिमंडल के साथ जो समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, एक अहम बैठक उनके साथ रखी गई है, तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा जरूर कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे जनता के जनहित के कार्य किए हैं, तो उसके बारे में उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। और सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा है वो 2022 के चुनाव में अपनी जीत फतेह करना है, दोबारा से सरकार बीजेपी की बनाना है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कैसे जान फूकी जा सके, कैसे बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत हो, और क्योंकि कोविड काल भी चल रहा है और तीसरी लहर भी अब जी संभावना आने की जताई जा रही है, तो उस मुद्दे को लेकर भी अहम ये मुद्दा रह सकता है। और एक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान कृषि विधेयकों के खिलाफ, तो वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा चुनाव में। तो हर मुद्दे को देखते हुए क्या बेहतर हो सकता है, क्या लोगों की राय है, संगठन क्या इसमें सोचता है, जो पदाधिकारी क्या सोचते हैं, तो सबके साथ बैठकर मीटिंग करके एक मंथन किया जाएगा, जिससे कि 2022 की जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जीत हासिल करी जा सके। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा था, वो यहाँ पर पहुँचे थे और आम आदमी पार्टी ने जो सीएम पद के जो नाम है उसकी घोषणा की थी। तो ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उन्हीं को लेकर कहा जा सकता है कि ये बैठक अहम है, क्योंकि अभी आप पार्टी ने भी अब उत्तराखंड प्रदेश में दस्तक दे दी है। और आप पार्टी के जो मुखिया हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभी हाल ही में उनके 2 दौरे हुए हैं। सबसे पहले दौरे में उन्होंने यहाँ पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा जनता से यहाँ पर किया है। उसके बाद से आप पूरे प्रदेश में एक कार्ड बना रही हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अब जब दूसरा दौरा अरविंद केजरीवाल का हुआ, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनके नाम की भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। ऐसे में कांग्रेस भी इस समय आक्रामक है। कांग्रेस में भी अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी पूरे प्रदेश में अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को अपनी जो रणनीति है उसे रिवाइज करना पड़ेगा और पुख्ता और नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और 2022 के चुनाव को लेकर कैसे इन दोनों पार्टियों को बिल्कुल धर्मेंद्र, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इस दौरे से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर उत्तराखंड में 23 अगस्त से शुरू हो रही मानसून सत्र में कार्य संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई है। कार्य मंत्रणा में एक दिन का एजेंडा तय हुआ है, जिसमें पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं सत्र के दौरान एक दिन सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए पक्ष और विपक्ष ने सहमति भी दे दी है। तो मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, उत्तराखंड मानसून सत्र की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है और सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर मंथन किया गया है। चमोली में लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। बता दें, मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है। आज होना था हवाई रेस्क्यू। मौसम के साफ होने का भी इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहाँ पर लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे और आज रेस्क्यू होना था। मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद पड़ा हुआ है और आज होना था हवाई रेस्क्यू। मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद पड़े हुए हैं और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर चमोली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में आज हाईवे का हवाई रेस्क्यू होने वाला था, लेकिन मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। तो मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से बड़ी जानकारी, लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे और ऐसे में आज हवाई रेस्क्यू होने वाला था,
लेकिन मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो हो रही है। मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया था बारिश को लेकर, और ऐसे में फिलहाल हवाई रेस्क्यू को रोक दिया गया है और मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। तो मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते चमोली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे बीते 7 दिनों से बंद है। तो आज होना था हवाई रेस्क्यू, लेकिन मौसम साफ ना होने के कारण हवाई रेस्क्यू को रोक दिया गया है और मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर चमोली से बड़ी जानकारी। लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे बीते 7 दिनों से बंद है। तो पौड़ी में सुबह से ही मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील जगहों पर लगाई गई 51 जेसीबी मशीनें। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे पौड़ी से, जहां पर सुबह से ही मौसम जो है उसने अपना रुख बदला हुआ है। मूसलाधार बारिश से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर दिख रहा है। बड़ी जानकारी, यहाँ पर लगातार पौड़ी में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देहरादून में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने में तेजी उत्तराखंड सरकार दिखा रही है। उत्तराखंड सरकार ने फंसे लोगों के परिजनों से डाटा भी मांग लिया है। उत्तराखंड सरकार ने जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट और जानकारी एसएसपी को दे सकते हैं। पीड़ितों की मदद के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर मदद पीड़ित जो है वो मांग सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, यहाँ पर पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। 112 पर फोन कर पीड़ित जो है वो मदद मांग सकते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। नैनीताल पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन। अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों के लिए नंबर जारी किया। परिजन मदद के लिए नाम, पता, फोन नंबर दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 05942 237515 और दूसरा नंबर है 231950। आपको बता दें कि 112 पर भी कॉल करने पर मदद मिल सकती है। तो हेल्पलाइन नंबर पुलिस द्वारा जारी कर दिया गया है, जहां पर पीड़ित के जो परिजन हैं, अफगानिस्तान में जो लोग फंसे उनके परिजन हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर सरकार से मदद की गुहार लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनका नाम, ID, डाटा सब कुछ सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं। बड़ी जानकारी, अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों के लिए भी नंबर जारी कर दिया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल प्रशासन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों के लिए नंबर जारी किया गया। ये पौड़ी के लिए नंबर है 0136822158 पर फ़ोन कर मदद मांग सकते हैं। वहीं 112 पर भी कॉल कर लोग मदद मांग सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, पौड़ी के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे थे, जहां उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के द्वारा आयोजित कार्यक्रम वन महोत्सव 2021 में भाग लिया। आपको बता दें कि अरेला पर्व के अंतर्गत 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रुड़की के सैलानी पार्क पर नहर की दोनों पटेरियों पर पौधे लगाने की आज शुरुआत की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे और वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि हरेला पर्व के चलते बीजेपी ने सोलानी पार्क पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहुंचकर पौधारोपण किया। हरिद्वार जनपद में 10,000 वृक्ष लगाने का यहाँ पर निश्चय किया है, और जिनमें अधिसंख्य पौधे बरगद के पौधे हैं और पीपल के पौधे हैं। 2 वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है। हमने इस बार ये लक्ष्य रखा था हरेला पर कि 1 लाख पौधे हम राज्य में बट और पीपल के लगाएंगे।
तो खबर काशीपुर से है, जहां नगर निगम मेयर उषा चौधरी पर टचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड़ रुपए के खनन के खेल में लिप्त होने के आरोपों के मामले में दायर हुई 3 याचिकाओं को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दर्ज कर लिया है। साथ ही इस प्रकरण को बेहद गंभीर मानकर तल्ख टिप्पणी भी की है। अदालत के द्वारा याचिकाओं को मंजूरी मिलने पर यह स्पष्ट हो गया है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक पाली मेयर पर लगा रहे थे वो निराधार नहीं थे। वहीं आप नेता ने अदालत के उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि अब जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और काशीपुर की जनता को पता चल जाएगा कि उसने जिन नेताओं को शहर के विकास के लिए चुना था वे किस गौरव धंधे में फंसे हुए हैं। भारत की न्यायपालिका में जो विश्वास है जनता का, वो एक बार फिर साबित हुआ है। और कल 3 याचिकाएं जो पहले से लगाई गई थी टचिंग ग्राउंड में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, 50 करोड़ के खनन के मामले को लेकर, कल वो स्वीकृत कर ली गई है और अब उम्मीद है कि जनता को न्याय मिलेगा और मेरे आरोप भविष्य में सही साबित हो। नैनीताल में एक होटल में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त की रात दीक्षा मिश्रा के होटल में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी रातों रात फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दीक्षा के साथ लंबे वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में था। आरोपी इमरान कबाड़ी का काम करता था, जबकि दीक्षा एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर थी और उसका इटावा में उसके पति से तलाक का केस चल रहा था। लेकिन पिछले 2 महीनों में दोनों के बीच कई बार झगड़ा और कहासुनी हुई। 15 अगस्त की रात को जब नैनीताल के होटल में दीक्षा के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तब भी दीक्षा और इमरान के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद देर रात इमरान ने दीक्षा मिश्रा की गला दबाकर हत्या कर दी और रातों रात होटल से फरार होकर नोएडा पहुंच गया था। बटा 16 की रात्रि में जो एक मर्डर की घटना यहाँ मल्लीताल थाना क्षेत्र में हो गई थी, तो उसके मुलजिम को आज हमारी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारी मल्लीताल थाना पुलिस और एसओजी की मदद से अभियुक्त इमरान को हमने गाजियाबाद के पास से उसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके फिलहाल इसको ले आए हैं। इसके बताया गया है इसके द्वारा कि लगभग 2.5 महीने से इसका अपने जो जिस लिव इन में जिसका मृतका था उसके साथ लिव इन में रह रहा था, तो उसके साथ झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान इसके जिस दिन घटना हुई उस दिन भी उसके आपस में काफ़ी तू मैं हुई, तो इसने आवेश में आके उसी समय इसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मुलजिम को हम हरिद्वार में रावली महदूद गांव में आयरन गेम पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट महोत्सव खेल प्रतियोगिता के तहत सभी विजेताओं को मेडल, पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय चले इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हिस्सा लिया और बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया ने नाम कमाया, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड के अनेक जनपदों से आए हुए खिलाड़ियों के लिए इस मंच के माध्यम से एक चयन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसमें से कुछ चैंपियन को आगे बढ़ने के अवसर इस मंच के माध्यम से मिला, जो स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। अब हमारा स्टेट आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा गेम हुआ है। इसमें सब बच्चों को सम्मानित किया गया, हमने सर्टिफिकेट वगैरह दिए सब चीज़। और मेरी जिम के बच्चे भी काफ़ी सब जूनियर थे, बच्चे पहली बार खेले हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने दिया है, अपने सब ने बेस्ट दिया है। और मैं चाहता हूँ कि और से आगे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे 809 बच्चे आए हैं, जिसमें 6 मेडल, 6 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 हमारे ब्रॉन्ज हैं। तो हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे से जितने बच्चे युवा बच्चे हैं नशे से दूर रहें और इन गेमों में आए सबसे ज़्यादा, कि आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में। धन्यवाद। बहुत बड़ा गेम दिया है, उसमें मैंने रजत पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मैंने 210 की मैंने हैवेस्ट डेड लिफ्ट मारी है अंडर 83 में। और मैं ऐसी बच्चों को सीख देना चाहता हूँ कि वो ऐसी गेम में आए और आगे अपना ऐसे अपने कोच का नाम रोशन करें। सीनियर का सपोर्ट मिला आपको पूरा? हाँ जी, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है श्री अमरीश कुमार जी का और मेरे कोच श्री संजय चौहान जी का, मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है। आगे की क्या तैयारी आपकी? आगे मेरा अभी आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ एक आप देख रहे हो कि क्रिकेट का बुखार होता है। अब टोक्यो में आने के बाद जैसे हमारा हॉकी हो गया है, आपका भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो है, जो हमारे जो अभी लेके आए हैं, पदक भी लेके आए हैं हमारे यहाँ नीरज कुमार, और
और भी अच्छे अच्छे जो अब सारे गेमों में बच्चों की रुचि हो गई है। और ये भी है कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं आपका, उसमें स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया ध्यान रहता है इसमें, और बच्चे जो है ना नशे से दूर रहते हैं। जब अब हमें अगर मेहनत करनी है, मेडल लाना, तो नशे से दूर रहना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया जो है जाता है मैसेज जाता है युवाओं को कि वो जो नशे से भी दूर रहें। और इतना बढ़िया प्रोग्राम है। गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा स्टेट आएगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन मसूरी पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इंतजार हुसैन ने राजमंडी इस्लामिया स्कूल और वक्फ बोर्ड की जमीन का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर समस्याएं भी सुनी गई। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि समस्याओं का निराकरण किए जाने को लेकर वो स्वयं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहती है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी प्रदेश अध्यक्षों को मंडलों में प्रवास के लिए भेजा गया है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 16 मंडलों में मेरा 3 दिवसीय प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जहाँ भी पदाधिकारी रहते हैं, उनको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना है, आगामी किस प्रकार के कार्यक्रम हैं, पूर्व जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक संक्षिप्त से कार्यक्रम की जानकारी, और आगामी 2022 में चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी समाज का साथ लेकर के और अब की बार 60 पार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इसका लक्ष्य लेकर के हम बूथ और मंडल स्तर पर जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।